वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। चोरों को पकड़ने में भी जिले की पवई थाना पुलिस को मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। जी हां, पवई थाना पुलिस ने ग्राम कचरा स्थित गन्ना तौल केंद्र के पास मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों गैंग बनाकर आजमगढ़ और आसपास के जनपदों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़ा गया शातिर चोर चंद्रशेखर पुत्र श्रीराम निवासी बहाउद्दीनपुर थाना पवई के ऊपर चोरी, गुंडा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। यह थाने का टॉप 10 अपराधी भी है। वहीं इसका साथी अशफाक पुत्र मुर्तजा किछौना थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इनके पास से पड़ोसी जनपद जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र से चोरी के 4 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। 2 देसी कट्टा व 1 कारतूस भी बरामद हुआ है। थाना पवई की पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि सस्पेक्टेड है। 2 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और एक जो चोरी खुटन में हुई थी पड़ोस के जनपद में, उसका लगभग 4 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। बड़ी चोरी थी, उसके जेवरात और अन्य चीज़ें उसकी बरामद हुई हैं। ये दोनों बहुत शातिर चोर हैं और ये थाना पवई का, इनमें से एक चंद्रशेखर नामक जो चोर है वो टॉप 10 का थाने का क्रिमिनल भी है। अच्छी रिकवरी इसमें है और इससे निश्चित रूप से चोरियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इनका पहले से काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और ये शातिर दोनों के दोनों शातिर चोर पहले से रहे हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। ये किसी अन्य जनपदों में भी चोरियां करते हैं? देखिए, ये जो हमारे यहाँ चोरी का माल बरामद हुआ है, ये खुटन जो थाना खुटन है जो पड़ोस के जनपद का है, उस थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी, उसका ये माल बरामद हुआ है और काफ़ी बड़ी चोरी थी जिसका ये माल बरामद हुआ है। ठीक सर, किसको बेचते थे? देखिए, अभी इन्होंने बेचा नहीं था, अभी बरामद ही हुआ है। अभी ये रखे हुए थे, अभी बेचा नहीं था, लेकिन कुछ खरीदने वालों के नाम इन्हें बताया, उस पर काम चल रहा है और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर विद्युत सब्सिडी से संबंधित समीक्षा में हथकरघा विभाग को बुनकरों की सब्सिडी दिए जाने के लिए 3,825 बुनकरों का सर्वे किया गया, जिसमें से 2,900 बुनकरों का डाटा सही है, शेष 925 बुनकरों का डाटा डुप्लीकेट है। जिस पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि हथकरघा विभाग व बिजली विभाग की संयुक्त टीम बनाकर 1 सप्ताह के अंदर डुप्लीकेट डाटा का सर्वे कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ ही उपायुक्त उद्योग इसकी मॉनिटरिंग स्वयं करें। मिनी औद्योगिक आस्थान सुदनीपुर फूलपुर की समीक्षा में जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि मिनी औद्योगिक आस्थान सुदनीपुर फूलपुर के ऊपर से गए हुए तार एवं स्थापित विद्युत स्टेशन के विस्थापन के संबंध में चिन्हित भूमि पर एसडीएम फूलपुर, लेखपाल व बिजली विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
मिनी औद्योगिक स्थान के स्वतंत्र विद्युत फीडर से संबंधित व्यक्तियों को कनेक्शन अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण प्रथम खंड द्वारा हटा लिया गया। शेष अभी भी कुछ कनेक्शन हटाने अवशेष हैं। इसके लिए जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को निर्देश दिए कि जो कनेक्शन नहीं हटे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। मुबारकपुर में 3 एकड़ भूमि पर बने डिपो के निर्माण हेतु आवंटित भूमि, जिसमें 1 एकड़ भूमि डिपो का भवन निर्मित किया गया है। उक्त डिपो से वर्तमान में बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने ARM को निर्देश दिए कि उक्त डिपो से बसों का संचालन 1 अक्टूबर से कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि निवेश मित्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निवेश मित्र योजना जनपद में संचालित है। इस पर किसी भी उद्यमी विभिन्न विभाग से संबंधित NOC लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने SP ट्रैफिक को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में अवांछनीय तत्व घूम रहे हैं, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो नालियां अतिक्रमण की गई हैं उसको हटाने के लिए SDM सदर से मिलकर हटवाया जाए। PO डूरा द्वारा बताया गया है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चालू है, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को कोरोना काल में उनके व्यवसाय में गति प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर नगर पालिका में पंजीकरण कराना जाना अनिवार्य है और पंजीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर अपना आधार कार्ड व वोटर ID कार्ड होना चाहिए। जिलाधिकारी ने PO डूडा को निर्देश दिए कि LDM UBI व EO नगर पालिका आजमगढ़ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण कराने व उसको योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार कर कैंप के माध्यम से लाभ दिलाएं। प्रस्तावित आजमगढ़ महायोजना 2031 के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सोमवार से सुनवाई शुरू हो गई है। नेहरू के सभागार में प्रारंभ की गई यह सुनवाई 9 अक्टूबर तक चलेगी। प्रति कार्य दिवस 100 आवेदकों को बुलाकर सुनवाई की जा रही है। उनकी आपत्तियों और सुझावों को दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 जनवरी से 24 जनवरी 2019 तक मांगे गए सुझावों आपत्तियों के क्रम में कुल 1040 आपत्तियां व सुझाव प्राप्त हुए। प्रथम दिवस सुनवाई में जिलाधिकारी के समक्ष बिजौरा क्षेत्र को औद्योगिक से आवासीय किए जाने, जाफरपुर क्षेत्र को कृषि से शिक्षण संस्थान में तब्दील किए जाने के सुझाव प्राप्त हुए। ADO सचिव बैजनाथ ने महायोजना के बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अमृत योजना के अंतर्गत सिटी की जरूरतों के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं को सृजित किया जाएगा। ये आजमगढ़ महायोजना जो 2031 जो जिसके बनने की जो है कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उसमें पब्लिक से जो है आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। उन जो है आपत्तियों और सुझावों की जो है सुनवाई जो है व्यक्तिगत रूप से जो की जा रही है। कैसे लोगों को कहाँ चिन्हित किया गया, क्या लोग आएंगे? जिन लोगों ने भी जो है निर्धारित समयावधि में जो आपत्ति इनवाइट की गई थी, उसमें जिन लोगों ने अपने आपत्ति या सुझाव दिए हैं उनको सूचित करके सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ये सुनवाई जो है की जा रही है। किस तरह की आपत्ति, किस तरह की महायोजना के क्रम में क्या जो है उनके विचार हैं जो है कि आगे आने वाले समय में उनको सिटी की आवश्यकता को देखते हुए किस तरह की आवश्यकताएं, कहाँ आवासीय, कहाँ व्यवसायिक जो है, कहाँ वनीकरण की आवश्यकता होगी जो है। महायोजना है क्या, क्या जनता को लाभ मिलेगा या महायोजना एक आने वाले जो है फॉर 10 ईयर्स का एक विजन है जो है कि हमें सिटी की क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके परिप्रेक्ष्य में उन अवस्थापना सुविधाओं को सृजित करना। कितने लोग चिन्हित किए गए हैं लगभग? उन्होंने बताया जो है कि 1040 आपत्तियाँ इस एक महीने के पीरियड में जो आमंत्रित की गई थी प्राप्त हुई हैं, उनकी सुनवाई की जा रही है। 100 लोगों की सुनवाई जो है कल की गई थी, 100 लोगों की आज जो सुनवाई की गई। ये सुनवाई 28/9 से प्रारंभ होकर के 9 अक्टूबर तक चलेगी। बीच में जो हॉलीडेज़ होंगे उस दिन सुनवाई नहीं होगी जो है। कल और आज मुख्यतः जो है बिजौरा और देवखरी के लोगों द्वारा जो है अपनी जो आपत्तियां जनवरी 19 में जो आमंत्रित की गई थी जो है उसके क्रम में अपना पक्ष जो है
शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा गया। क्या था मामला उनका? उन लोगों का मुख्य रूप से जो ये मांग थी जो है कि अर्लियर मास्टर प्लान में जो है जो भूपयोग जो है औद्योगिक जो है निर्धारित किया गया है उसको परिवर्तित करके जो है कमिंग मास्टर प्लान के लिए 2031 के लिए उसको आवासीय कर दिया जाए, ये उनकी मांग थी जो है। अच्छा सर, ये जो 9 दिन की ये बैठक जो सुनवाई हो रही है इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? ये सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासन द्वारा गठित समिति द्वारा अपनी जो है संस्तुतियाँ जो है रखी जो है बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे। बोर्ड के जो माननीय सदस्यगण हैं उनके आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो है बोर्ड है जो है और सम्यक विचार विमर्श के उपरांत अपनी संस्तुतियाँ बोर्ड जो है गवर्नमेंट को भेजेगा। अंततः निर्णय जो है गवर्नमेंट स्तर पर लिया जाना है। बदबू कर रहे शहर, बढ़ती जन समस्याओं और सक्रिय विपक्षियों के चलते आजमगढ़ पालिका प्रशासन पर उछले कीचड़ को साफ करने की कवायद में पालिका जुट गया है। पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने आरोपों प्रत्यारोपों को दूर करने के साथ पालिका की मजबूरियों को भी बयां करने का काम किया। जनता से गुमराह करने वालों से दूर रहने की अपील करते हुए उन्होंने प्रयागराज की तरह नगर को चमकाने, सजाने, संवारने का वादा किया। कोतवाली के सामने जो निर्माण कार्य चल रहा है वो आपको बताना चाहूँगा कि जो अवस्थापना निधि यानी कि 2% रजिस्ट्री शुल्क होता है, उस निधि के तहत मार्च में हम लोग को 2019 में पैसा मिला था। वो पैसा जब हम लोग को मिला 28-30 लाख रुपया, तो उसके सापेक्ष हमको कार्ययोजना बनानी थी। कार्ययोजना बनाने के लिए तो जब हम कुंभ के मेले में टहलने गए थे या कह लीजिए कि प्रयागराज शहर को देखने गए थे, तो उस वक्त हमने देखा कि पूरे शहर में काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स और काफ़ी अच्छे मतलब सुंदरीकरण का काम काफ़ी अच्छा हुआ था। तो उसके तहत में हमने एक कार्ययोजना सापेक्ष उसके बनवाई कि जो हमारा छोटा सा बंदा है कोतवाली के सामने पूरा जो मतलब कनेक्टेड है पूरा, जो नहीं बना हुआ इंटरलॉकिंग से वो, और जहाँ दुकानें लगी हुई हैं ढोल वालों की या जो आप क्लिनिक वो देख रहे हैं प्रभा क्लिनिक के सामने, उस तक पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक उसमें पूरी ऑयल पेंटिंग से यहाँ के महापुरुषों की कलाचित्री मतलब और बढ़िया से मतलब कि जैसे प्रयागराज के तर्ज पे होता है उस तरह, प्लस उसकी पाइलिंग, प्लस उसमें जो बची हुई इंटरलॉकिंग है, प्लस उसमें पूरी लाइट लगेगी उन जो कलाचित्र बनेगा उसको फोकस करने के लिए, उसके साथ साथ ग्रिलिंग, ये सारे काम का कार्य योजना बनाकर डीएम साहब के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया। जब हमारे जो नगेंद्र प्रताप डीएम साहब थे, उन्होंने 2020 के मार्च में यानी कि करीब 10 मार्च के करीब उस कार्ययोजना को स्वीकृत किया। जब उस कार्ययोजना को स्वीकृत किया तो उसके बाद कोविड का ये महामारी का समय आ गया, जिसमें वजह से टेंडर होने में थोड़ा सा समय लग गया। टेंडर उसका हुआ, टेंडर होने के बाद जब हमारा मतलब कोविड-19 के बाद ये लॉकडाउन का प्रोसेस खत्म हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद उसका टेंडर हो गया, 3 बार टेंडर हुआ, 2 बार टेंडर में सिंगल वो आया, एलोकेशन आया, जिसकी वजह से टेंडर अप्रूव नहीं हुआ। नियम कानून के तहत ऑनलाइन टेंडर होता है उसका। तो तीसरी बार जब टेंडर हुआ तब 3 पार्टियों ने टेंडर डाला, तो उसमें जाके वो अप्रूव्ड हुआ और टेंडर एक्सेप्ट हुआ। टेंडर एक्सेप्ट करने के बाद जब काम करने की बारी आई यानी कि करीब जुलाई और अगस्त के महीने में, तो उसमें मात्र 4 लाख रुपया होल्ड मतलब छोड़ा गया था। बाकी जो पैसा था उस पर सरकार द्वारा होल्ड लगाया गया था कोविड-19 के तहत ही। लेकिन हमारी टेंडर हो चुका है, हम उस कार्ययोजना को स्वीकृत कर चुके हैं, उस पैसे पे काम स्वीकृत कर चुके हैं, तो हमको काम तो कराना ही है। तो हमारे नगर पालिका ने ये डिसीजन लिया कि हाँ, जब होल्ड थोड़ा सा छूट जाएगा तो हम उसको काम कराएंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों को कहाँ से जानकारी हो गई कि ऐसा कुछ काम होने वाला है, उन्होंने चूडाकली करके सोचा कि हम इसको भुना लें और राजनीति करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, जो लोग लगातार निरंतर इस शहर में कर रहे हैं। 80 लाख रुपया मैंने राजघाट पे पास कराया है, इस कार्यकाल में पास कराया है, उसका टेंडर अभी नहीं हुआ है, कुछ कारणवश उसका टेंडर अभी नहीं हुआ, वो भी टेंडर हो जाएगा तो 80 लाख रुपये का काम राजघाट पर होगा। उसको भी लोग भुनाने में लगे हुए हैं कि उनके प्रस्ताव पे, उनका प्रस्ताव कैसे हो सकता है? प्रस्ताव चेयरमैन का होता है, ईओ का होता है, सरकार के पक्ष में हमारे जिलाधिकारी का हो सकता है। कभी किसी के पर्सनल प्रस्ताव से पैसा नहीं पास होता किसी भी कार्य योजना में। ये केवल जनता को गुमराह करने की बातें हैं और जनता को गलत राह पे ले जाके अपने राजनीतिक फायदे में बदलने का काम करने का काम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो राजनीति में ना पड़ते हुए जब लोगों ने उस पर प्रोपोगंडा कर दिया, तो जो 4 लाख रुपया अभी उस खाते में प्रेजेंट है, सिर्फ उस पैसे के सापेक्ष हम लोग ने काम शुरू कराया है। हम लोग रोज लेटर शासन भेज रहे हैं कि बाकी जो पैसा है उसका होल्ड
कोविड हटाया जाए ताकि हम उस काम को पूरा करा सके। आप ये देखिएगा जब वो काम कंप्लीट होगा तो जो लोग आज ये वादा कर रहे हैं कि झाड़ झंकार और साफ करने और नॉर्मल सी पेंटिंग के लिए 2-4 लाख रुपए में काम हो जाएगा, वो उस लेवल का काम नहीं है, वो उससे बहुत ऊपर के लेवल का काम है। जब लोग देखेंगे उसको कन्वर्ट होके तब लोग जानेंगे कि हाँ 28 लाख रुपए खर्च कैसे हुए और क्यों हुए। अभी फिलहाल मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता। जब काम खिल के अपना आगे आएगा तो चेयरमैन का भी ड्रीम दिखेगा और शहर के लिए एक अच्छा काम भी होगा, वो भी लोगों को दिखेगा। राजनीति का हम लोग को पार्ट नहीं बनना है, हम अपना काम कर रहे हैं। रोज हमको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए हम शहर में विकास करने के लिए लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। जो भी पैसा हमको मिल रहा है, जितना भी पैसा मिल रहा है, हमारे यहाँ आप RTI डलवा लीजिए, किसी तरीके से चाहिए जांच करा लीजिए, एक भी गलत काम नहीं होता नगर पालिका में, ना एक नाजायज हमने कोई काम किया है। ये प्रभात टीवी के सामने जो ढोल वाले हैं बंदे जी उनको हटाया जाएगा? बिल्कुल हटाया जाएगा। वो हमारा बंदा है, वो एक इंक्रोचमेंट के तहत हैं, तो वो लोग को नोटिस दे दी गई है। उन लोगों ने कहा भी है कि काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग अपनी दुकान कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, उन लोगों को कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा कि चौराहों के रखरखाव, साफ सफाई व संचालन में मैन पावर व पैसे दोनों की कमी सामने आ रही है। साथ ही चौराहों के निर्माण योजना में त्रुटि के चलते भी उनकी स्थिति दयनीय हुई है, जिसे दूर किया जाएगा। देखिए बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर में बहुत से चौराहे बने और उन चौराहों के सुंदरीकरण में काफ़ी पैसे भी लगे। मेरे कार्यकाल में सिर्फ एक चौराहा बना है, जिसमें वो भी पिछले कार्यकाल की कार्य योजना थी। एक भी नया चौराहा नहीं बना। जितने भी चौराहे बने पिछले कार्यकाल में ही बने, बड़े बड़े चौराहे बने। लेकिन मैं आपको मूलभूत चीज़ बताता हूँ कि जो भी काम हुआ पिछले कार्यकाल में, कोई भी प्लानिंग के तहत कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, आप जिस भी फुहारे को आज चालू करेंगे, किसी फुहारे के इर्द गिर्द ना आपको नाली मिलेगी, ना चेंबर मिलेगा, ना पुलिया मिलेगी, ना आसपास आपको नाली कनेक्टेड मिलेगी कि आप 24 घंटे फुहारा चला के पानी का निस्तारण कर सकें। हम 24 घंटे पानी अगर वहां चलाएंगे तो जो अगल बगल की सड़क है वो सारी बह जाएगी। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि किसी भी फुहारे को चलाने के लिए या उसका देख रेख करने के लिए प्रॉपर आदमियों की जरूरत पड़ती है। नगर पालिका की ये स्थिति है कि जो हम लोग को अलॉटमेंट या एलोकेशन ऑफ मनी मिल रहा है, मतलब जो पैसा हमको मिल रहा है, उसमें जो हमारे प्रेजेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उनकी 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो बताइए हम चौराहों को मेंटेन करने के लिए और आदमियों को आउटसोर्सिंग पे कहां से रखें? ये मैं मानता हूं कि ये कमी मैं बता रहा हूं नगर पालिका की, लेकिन मूलभूत कमी है। अगर हमारे को इतना पैसा मिले कि हम आउटसोर्सिंग से 10 चौकीदार या 15 चौकीदार या जितने चौराहे हैं सब पे एलोकेट करके एक आदमी अपॉइंट कर सकें, दो शिफ्ट में कर सकें या 3 दिन की शिफ्ट में अगर रख सकें, तो उन चौराहों का मेंटेनेंस भी बढ़िया से हो जाएगा, ना चोरी होगी, ना कोई दिक्कत होगी। बाकी मूलभूत जो चीज़ है कि नगर पालिका में आज की डेट में इतना पैसा नहीं आ रहा है कि हम जो विकास कार्य है उसको रोक के चौराहों की इर्द गिर्द नाली और चेंबर बनवाएं। वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि जो मोहल्लों में पानी लगा हुआ है या जो सभासदों का हमारे प्रस्ताव है, जो हमारा पर्सनल जनता से अटैचमेंट है, जो उसका काम है, हम उसको रोक के चौराहों के इर्द गिर्द चेंबर बनवाएं, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए जो भी हमें पैसा, लिमिटेड पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है उसको हम सही जगह पे और जो ज़रूरतमंद जनता का काम है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि सारे चौराहों के इर्द गिर्द चेंबर, नाली, पुलिया इनको देकर प्रॉपर तरीके से 10 से 20 हमने बोर्ड में पास भी कराया हुआ है 20 चौकीदारों के लिए और 20 गार्ड के लिए। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उनको रख सकें और उनको प्रॉपर तरीके से पैसा दे सकें। इस वजह से हम नहीं रख रहे हैं उनको। हम रख के आदमी को क्या करेंगे जब उसको तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम ये काम अभी नहीं कर पा रहे हैं। आगे हमें अगर पैसा अच्छा मिलता है शासन से तो हम उसको रखने का काम करेंगे और चौराहों का जो भी देख रेख है, रख रखाव, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद नगर कॉलोनी में जल जमाव की समस्या के बाबत उन्होंने कहा कि वहां नाला निर्माण की कार्य योजना प्रस्तावित है, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हो सकी है। जनता नगर पालिका को दोषी मान रही है। मैं इसके सापेक्ष में पहले ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र से बाहर के हैं, लेकिन तब भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 दिन की भीषण बारिश 48 घंटे की हुई, उसमें दोनों जगह नगर पालिका ने ही मोटर लगा के पानी निकालने का कार्य किया। किसी और संस्था ने कोई काम नहीं किया। लेकिन ठीक है, वो शहर से सटा हुआ है और बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है नगर पालिका की बाउंड्रीज से। इसलिए लोग का क्या होता है कि तुरंत जो भी बात अगर दिक्कत आती है तो नगर पालिका पर आ जाती है। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि वो दोनों क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र से अभिन्न है, मतलब कि दूर हैं, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में है। इसलिए लेकिन तब भी हमने वहाँ पे 2-2 पंप लगा के वहाँ को
पानी निकालने की सुविधा की है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रहलाद नगर की समस्या है उसके लिए जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे भाजपा के माननीय जयनाथ सिंह जी, उनके प्रस्ताव पे डीएम साहब के स्पेशल अप्रूवल पे 24.5 लाख रुपए का 15वीं वित्त की जो हमारी कार्य योजना डीएम साहब के यहाँ स्वीकृत होने के लिए पड़ी है, उसमें एक नाला पास किया गया है, ताकि जो आज प्रहलाद नगर में पानी की नाली की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए वो नाला जब बन जाएगा तो वहाँ की जनता को वो लाभ मिलेगा। आने वाले समय में जब वो कार्य योजना स्वीकृत हो जाएगी उसके बाद वो टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद तब उसमें काम लगेगा। वो ई टेंडरिंग से होना है, थोड़ा उसमें समय लग सकता है क्योंकि अभी स्वीकृत भी होकर कार्य योजना नहीं आई है, तो थोड़ा समय लग सकता है। जल्द से जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि उस कार्य योजना को स्वीकृत करा के वो काम शुरू कराने का कार्य करें। बागेश्वर नगर का समस्या थोड़ा ज़्यादा इंटीरियर में है और उसके लिए भी हमने शासन को लिखा है कि मतलब शहर से लगा हुआ है, प्लस जो हमारी सीमा विस्तार की फाइल गई है उसमें भी हमने बागेश्वर नगर को लेने का काम किया है। मान लीजिए आने वाले समय में सीमा विस्तार अगर नगर पालिका का इस साल दिसंबर तक हो जाता है तो बागेश्वर नगर की भी समस्या जो हमें बजट अलॉट होगा हम उसमें समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि अगली बरसात में उनको ऐसी समस्या ना हो। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण किए जाने के विरोध में चलाया जा रहा कर्मचारियों का आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया। निजीकरण के फैसले के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर जनपद के कर्मचारियों ने भी हाईडिल से मशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस सिधारी हाइडिल कॉलोनी से निकलकर मऊ रोड, शंकर जी की मूर्ति, सिधारी पुल, रैदुपुर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा और इसके बाद यह जुलूस कलेक्ट्रेट भवन से होते हुए वापस हाइडिल कॉलोनी पर आकर समाप्त हो गया। कार्यक्रम संयोजक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर तेजी से आगे कदम अपना बढ़ा रही है, जिसके कारण प्रदेश भर के विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के तहत जगह जगह विरोध प्रदर्शन सभाएं कर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारी जन जागरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में और सरकार की हट धर्मिता के कारण सभी संगठनों के सदस्य प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध कर रहे हैं। कहा कि यदि सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो समस्त विद्युत कर्मचारी 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर जनपद के कर्मचारियों ने भी हाइडिल से मशाल जुलूस निकाला। निजीकरण सरकार कर रही है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के उसी के खिलाफ आज पूरे शहर भर मशाल जुलूस निकला है और हम लोग 5 बजे से निकले हैं, 7 बजे वापस आए हैं। कार्यक्रम है 2 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार चलेगा और उसके बाद 4 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 9 तारीख से 5 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चलेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की सितंबर माह की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आशाओं का भुगतान आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में कोयसा, तहबरपुर, जहानागंज, जियनपुर, परशुरामपुर में डिलीवरी के पश्चात लाभार्थियों को भुगतान किए जाने वाली धनराशि में कम प्रगति पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने उक्त संबंधित MOIC को निर्देशित करते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर 100% लंबित भुगतान कराया जाए। नियमित टीकाकरण की समीक्षा में मुबारकपुर, मार्टिनगंज, पवई में फुल इम्यूनाइजेशन की प्रगति खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित MOIC को निर्देशित किया कि प्लान बनाकर जल्द से जल्द 100% टीका कराना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अर्बन आजमगढ़, पढ़नी, जहानागंज, फूलपुर, ठेकमा में फीडिंग कम पाए जाने पर एवं गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में जिला महिला अस्पताल मेहनगर, ठेकमा, बरदा, जहानागंज, लालगंज के लक्ष्य के सापेक्ष RCH पोर्टल पर कम फीडिंग पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए DM ने संबंधित MOIC को निर्देश दिया कि संबंधित PDM के माध्यम से 2 दिन के अंदर फीडिंग करा ली जाए।
फीडिंग कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर बढ़ा लें और स्वयं भी मॉनिटरिंग करते रहें। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त MOIC को निर्देश दिया कि आशाओं के भुगतान को समय से करें। जिन आशाओं की ड्यूटी कोविड-19 में लगाई गई है उनका इंसेंटिव भी तत्काल उपलब्ध कराएं। आगे जिलाधिकारी ने समस्त MOIC को निर्देश दिया कि प्रतिदिन एंटीजन किट से जो भी जांच की जा रही है उसकी फीडिंग पोर्टल पर उसी दिन करा लें। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 सितंबर को तहबरपुर थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 17 सितंबर को करीब 11 बजे दिन में मेरी पुत्री खेत में शौच के लिए गई थी। वहां अनूप पुत्र ब्रिजमोहन ग्राम खांजेपुर थाना तहबरपुर आया तथा जबरदस्ती खेत में ले जाकर मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया। इस घटना का वीडियो पिंटू उर्फ आदर्श कुमार पुत्र विक्रम ग्राम कनैला थाना सरायमीर ने बनाकर वायरल कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोमवार को सोफीपुर चौराहे से दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। एक अश्लील वीडियो वायरल करने का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 अभियुक्त उसमें साक्ष्य के आधार पर विवेचना उपरांत गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।